गया मैग्नेटाइजिंग। देखो जी, हमारा यहाँ तक हो गया था। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ से शुरू करना है। सम इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज्ड टू डिस्क्राइब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। ठीक है जी। आज एक असाइनमेंट हम डिस्कस करेंगे मोशन वाली। मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्या होता है जी, ध्यान से समझना। बेसिकली अगर जो एक मैग्नेट है, सपोज कर लो एक मैग्नेट है जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है। क्या प्रोड्यूस कर रही है जी? मैग्नेटिक फील्ड। तो उसका जो इफेक्ट है वैक्यूम में क्या है? उसका जो इफेक्ट वैक्यूम में है उसको क्या बोलते हैं जी? मैग्नेटाइजिंग फील्ड। जो फील्ड वैक्यूम में एग्जिस्ट करती है। ठीक है जी। बेसिकली जो फील्ड किस में एग्जिस्ट करती है जी? वैक्यूम में, उसको क्या बोलते हैं जी? मैग्नेटाइजिंग फील्ड। व्हेन अ मैग्नेटिक मटेरियल व्हेन अ मैग्नेटिक मटेरियल is placed in magnetic field, a magnetism is induced in it. Magnetic field that exists in vacuum and induces magnetism. जो मैग्नेटिक फील्ड वैक्यूम में एग्जिस्ट करती है और इंड्यूस करती है मैग्नेटिज्म मैग्नेटिक मटेरियल में, उसको क्या बोलते हैं जी? मैग्नेटाइजिंग फील्ड। समझ आया जी? जैसे सॉलिनॉइड में फार्मूला क्या था? बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। बी नॉट कहेंगे वैक्यूम वाली को, वैक्यूम वाले को क्या कहेंगे जी? बी नॉट। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी हमारा मैग्नेटिक इंडक्शन। अब कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल को आपने मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रख दिया तो उसमें होगा क्या? जब बी नॉट के इन्फ्लुएंस में आएगी, मैग्नेटाइजिंग फील्ड के इन्फ्लुएंस में आएगी, तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एटॉमिक करंट लूप्स बन जाएंगे। अंदर एक लूप फॉर्म हो जाएंगे, जैसे ये छोटे छोटे लूप दिखा रखे हैं ना बुक में। अंदर क्या हो जाएंगे जी? एक मैग्नेटिक मोमेंट्स ऑफ एटॉमिक करंट लूप्स of the magnetic material tend to align themselves with or against magnetizing field. उससे एक करंट प्रोड्यूस होगा, उसको बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन सरफेस करंट। तो एक तो था फील्ड की, उसने मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करा, इंड्यूस करा, और एक ये करंट जो इंड्यूस हो गया उसके कारण से भी मैग्नेटिज्म इंड्यूस हो रहा है। मटेरियल के अंदर भी क्या हो रहा है जी? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। तो दो फील्ड है, एक वैक्यूम में एग्जिस्ट कर रही है और एक मटेरियल के अंदर। तो ये आई एम करंट के कारण से जो फील्ड है वो बी एम बोलते हैं उसे, म्यू नॉट एन आई एम। टोटल जो उन दोनों का टोटल, वैक्यूम प्लस मीडियम का टोटल, उसको क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक इंडक्शन। टोटल को क्या बोलते हैं जी? मैग्नेटिक इंडक्शन। डेफिनेशन है जी ये सारी। द टोटल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ मैग्नेटिक मटेरियल, सम ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड, वो जो एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड वैक्यूम में जो लग रही है, एंड द एडिशनल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन ऑफ द मटेरियल। मतलब टोटल क्या होती है जी? बी इक्वल टू बी नॉट प्लस बी एम। बी इक्वल टू बी नॉट प्लस बी एम। समझ आया जी? कोई डाउट इसमें? चलिए जी नेक्स्ट। भाई ये नोट घर से हो जाएगा सारा? हाँ जी, कौन बढ़िया सी नोट्स बना के देगा इसको? एंजल। रोना सा आ गया है। हाँ जी, कौन बनाएगा जी? सहज। सहज, ठीक है। हाँ जी, डेफिनेशंस लिखनी है।
मेनली डायरेक्ट फार्मूला लिखने, एक्सियल के, इक्विटोरियल के, कोई ज्यादा उसमें डिटेल में डेरिवेशन में नहीं जाना, कोई डेरिवेशन आपके सिलेबस में है नहीं। फिर भी एक बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनोइड की बाद में करेंगे, एक्सियल इक्विटोरियल बाद में रिवाइज कर लेंगे, ठीक है जी। सितंबर के पेपर में एक बार रिवाइज कर लेना अच्छी तरह से। टेस्ट में मैं तो नहीं डालूंगा क्योंकि क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट है, तो हम टेस्ट में तो नहीं डालेंगे, पर फिर भी बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बाद में भी कई बार कह दे जी सिलेबस में लिखा हुआ है जी। क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट की कोई डेफिनेशन नहीं है कि क्या है वो, अब कई बार पेपर सेटर ध्यान ना दे। हाँ जी, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी थी। स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड उसको क्या बोलते थे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कितनी ताकत है फील्ड की कि कितना वो मैग्नेटाइज कर सकती है मटेरियल को, उसको बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। उसको क्या बोलते हैं जी? मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। द एबिलिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड टू मैग्नेटाइज अ मैग्नेटिक मटीरियल, मतलब कितना वो मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज कर सकता है, उसको क्या बोलते हैं जी? मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई है, उसमें एन आई क्या है? मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। एच से रिप्रेजेंट किया जाता है, एच इज इक्वल टू एन आई। एच इज इक्वल टू क्या है जी? एन आई। बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट एच। बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट एच। एम्पियर पर मीटर, ठीक है जी। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, टेस्ला पर टेस्ला, जूल पर मीटर पर वेबर इसकी यूनिट है। डायमेंशंस क्या है जी? एम्पियर पर मीटर अगर यूनिट है तो डायमेंशन क्या होगी? L-1 इंटू एम्पियर। वो तो फील्ड की कितनी इंटेंसिटी थी। मटेरियल भी तो मैग्नेटाइज होना चाहिए ना जी। अब मटेरियल में ही नहीं, वो प्रॉपर्टी ही नहीं है कि वो मैग्नेटाइज हो जाए, ठीक है जी। मैग्नेटिक मटेरियल ही नहीं है तो मैग्नेटिज्म इंड्यूस नहीं होगा। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या कहता है? व्हेन अ मैग्नेटिक मटेरियल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मतलब एक मैग्नेटिक मटेरियल को आप प्लेस करते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड में, इट गेट्स मैग्नेटाइज्ड, वो मैग्नेटाइज्ड हो जाता है। वो क्या हो जाता है जी? मैग्नेटाइज्ड। द मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम of a material when placed in a magnetizing field is called intensity of a magnetization। कितना एक मटेरियल मैग्नेटाइज हो सकता है उसको क्या बोलते हैं? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। कितना फील्ड मैग्नेटाइज कर सकती है मटेरियल को उसको बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। पहले वाला जो था कि फील्ड की कितनी ताकत है, सेकंड पॉइंट क्या है जी? कितना मटेरियल मैग्नेटाइज हो सकता है, ठीक है जी। अब मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम, ये कहां से आया जी? याद है जी पोलराइजेशन चैप्टर 2 में डेफिनेशन पता है जी पोलराइजेशन की? चैप्टर 2 में पढ़ाया गया था। हाँ विशु भाई, ये तेरे ना 12th में आके हवा सी लगी हुई है भाई, पढ़ नहीं रहा बिल्कुल भी। पॉजिटिव चार्ज towards the negative plate और negative charge towards the positive plate। देखो जी, प्लेट्स को अगर हम बात करें, अगर एक प्लेट है उसको डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता था? डायपोल डेवलप हो जाते थे। क्या डेवलप हो जाते थे जी? डायपोल। पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसे डेवलप हो जाते थे, ठीक है जी। ऐसे ही यहां पर हो रहा है। मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप, पोलराइजेशन की भी डेफिनेशन यही थी, डायपोल मोमेंट डेवलप पर यूनिट वॉल्यूम। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की भी क्या है जी? एम को क्या लिखा गया है जी? डायपोल मोमेंट डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम।
हाँ जी डन है, कोई डाउट? हाँ जी नींद आ रही है सभी को, है केमिस्ट्री क्लास, सर से पूछो, मैसेज डालो अमित सर को। हाँ जी, मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम। अब वो जो छोटे छोटे लूप बन रहे थे उसमें सरफेस करंट था IM, ठीक है जी। करंट लूप का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होता है NIA। करंट लूप का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होता है जी NIA, M इज इक्वल टू NIMA। वॉल्यूम को क्या लिख सकते हो, एरिया इंटू लेंथ, एरिया से एरिया कैंसिल, M क्या आ गया, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, स्मॉल n, कैपिटल M का फार्मूला क्या बन गया जी N अपॉन N इंटू IM। सेम यूनिट है एम्पियर पर मीटर, देख लो जी। M को क्या लिख सकते हैं, ये मैग्नेटाइजेशन सरफेस करंट था जी IM। देखो जी, इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के कारण से छोटे छोटे लूप से डेवलप हो जाते हैं मटेरियल के अंदर, ठीक है जी। और उन लूप में क्या होता है, सरफेस करंट होता है IM। लूप में क्या होता है जी, सरफेस करंट होता है IM। उसके कारण से मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो डेवलप हुए वो क्या है NIM इंटू A। तो एरिया से एरिया कैंसिल हो गया, एम्पियर पर मीटर, डायमेंशन क्या होगी L-1 इंटू एम्पियर। दूसरा फार्मूला, स्मॉल m का फार्मूला क्या होता है दूसरा, QM इंटू 2L। वॉल्यूम को एरिया इंटू 2L, लेंथ 2L बार मैग्नेट के लिए। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का एक और फार्मूला आ गया QM बाय A। QM बाय A डन है। छोटे छोटे ये फार्मूले हैं, ये वाली एक्सरसाइज ही मेन है। इससे पहले वाली बोर्ड के सिलेबस में नहीं है कुछ भी, मतलब एक्सियल और इक्विटोरियल और टॉर्क, वो तो जो आपने पहले क्वेश्चन करे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वाले उसी टाइप के हैं, पर प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी भाई, ठीक है जी। डन है जी, चलें आगे। तो मत जाइए भाई, नेक्स्ट आ जाओ जी। टोटल मैग्नेटिक फील्ड तो मैंने पहले ही बता दिया था, B0 प्लस BM है। BM क्या थी जी, म्यू नॉट NIM। NIM का फार्मूला एक निकल गया, BM क्या है जी म्यू नॉट इंटू M। म्यू नॉट इंटू M डन है जी। हाँ जी, परमिटिविटी क्या होती थी जी अंशु भाई, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। हाँ जी शुभो जी। तो एडमिटिविटी मतलब उसके बीच में कितना चार्ज कंटेन या मेजर हो सकता है, दो उस किसी मीडियम के बीच में कितना चार्ज मेजर हो सकता है। जी एग्जांपल याद है, जैसे हम कपड़ा मारते हैं एयर में मारते हैं, एक वाटर में मारते हैं, तो मीडियम जिसमें ज्यादा हो जाएगा प्रेशर टाइप वो अलग ही बात है भाई, यहाँ तो चार्ज की बात है, परमिटिविटी। दो चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लग रहा है यही हुआ सर बिटवीन द मीडियम, ठीक है जी, वो परमिटिविटी पे डिपेंड करता है, ठीक है जी। परमिटिविटी क्या होती थी, दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसको मेजर करता था, ठीक है जी, इन अ मीडियम। मीडियम पे डिपेंड करता है, मीडियम की परमिटिविटी पे डिपेंड करता था। ऐसे ही मैग्नेटिक क्या है जी, परमेबिलिटी, मेजर ऑफ एक्सटेंड ऑफ विच अ मटेरियल कैन पेनिट्रेटेड, और उसमें से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर सकती हैं। वहां मैंने ये भी बताया था, परमिटिविटी को आप ये भी कह सकते हैं कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इजीली
पास करने देता है उसको क्या बोलते हैं जी, परमिटिविटी। यहां पर आप ये कह सकते हो कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पास करने देता है उसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक परमेबिलिटी। जिसकी मैग्नेटिक परमेबिलिटी ज्यादा, जैसे सॉफ्ट आयरन की परमेबिलिटी ज्यादा होती है जी, ठीक है जी, जैसे वो उसमें हमने लगाया मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में, टू इंटेंसिफाई द मैग्नेटिक फील्ड, टू इंटेंसिफाई द मैग्नेटिक फील्ड, सॉफ्ट आयरन को लगाया गया। म्यू का फार्मूला क्या है जी, बी बाय एच। म्यू का फार्मूला क्या है जी, बी बाय एच। रिलेटिव परमेबिलिटी, permeability of various magnetic substance can be compared with one another in terms of relative permeability mu r। म्यू आर का फार्मूला क्या है जी, म्यू बाय म्यू नॉट। म्यू आर का फार्मूला क्या है जी, म्यू बाय म्यू नॉट। म्यू आर का फार्मूला क्या है जी, म्यू बाय म्यू नॉट। रेशियो ऑफ permeability of medium to the permeability of free space। रेशियो ऑफ permeability of the medium to the permeability of free space। म्यू आर इज इक्वल टू म्यू बाय म्यू नॉट। जैसे एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट था, कैपा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर, ठीक है जी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू द मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू द मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। रेशियो है जी ये किसका, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन अपॉन मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। वहां पर भी था सेकंड चैप्टर में ची, हाँ ची बोलते हैं उसे, है काई बोलते हैं। रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक परमेबिलिटी एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। देखो जी बी इक्वल्स टू क्या है जी, बी हमारा किसके बराबर है, बी इक्वल्स टू बी नॉट प्लस बी एम। बी का फार्मूला मीडियम में म्यू एच, ये म्यू नॉट एच प्लस म्यू नॉट एम। म्यू नॉट कॉमन ले लिया, एच प्लस एम हो गया जी, ठीक है जी। तो एच भी कॉमन ले लिया, म्यू नॉट एच 1 प्लस एम बाय एच, म्यू एच, एच से एच कैंसिल, म्यू बाय म्यू नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू आर। एम बाय एच क्या हो जाएगा जी, जी एम। एम बाय एच क्या हो जाएगा जी, जी एम। तो म्यू आर क्या आ गया जी, 1 प्लस जी एम। डन है जी, नोट कर लो जी फटाफट, बाकी बुक में टिक करना है, बुक में टिक कर लो जी। चलें जी आगे।
हो गया जी। देखो जी नेक्स्ट है जी हमारा पैरा डायाफेरो। पैरामैग्नेटिक क्या होते हैं जी? दे आर फीबली मैग्नेटाइज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। डायामैग्नेटिक सबसे पहले है जी, दे आर फीबली रिपेल्ड, या कह लो जी develop feeble magnetization in the opposite direction of magnetizing field। सिंपल अपनी लैंग्वेज में भी कह सकते हैं, they are feebly repelled by the magnet, they are feebly repelled by the magnet। feeble magnetism in the opposite direction, opposite direction का मतलब रिपेल ही हो गया एक तरह से, ठीक है जी। सब substances are feebly repelled by the magnet, feebly का मतलब थोड़ा सा, and tend to move from stronger to weaker part of the magnetic। एग्जाम्पल दे रखा है बिस्मिथ, कॉपर, लेड, जिंक, टिन, गोल्ड, सिलिकॉन, नाइट्रोजन एटसेट्रा, ठीक है जी। पैरामैग्नेटिक क्या होता है जी? substances which develop feeble magnetization in the direction of a magnetizing field, in the direction of a magnetizing field। देखो जी, हाँ पहले सॉलिड्स चैप्टर जिन्होंने करा जी उनमें उनको कराया होगा, ठीक है जी, जो अभी सिलेबस में नहीं है वैसे जेई और नीट में, हाँ वैसे +2 में हुआ करता था पहले, ठीक है जी। वहां ये डाया पैरा फेरो कवर हो जाता था, सेमीकंडक्टर उसमें आता था, कई सारी चीजें कवर हो जाती थी फिजिक्स उस चैप्टर में, ठीक है जी। तो बेसिकली क्या है जी, पैरामैग्नेटिक में फीबल मैग्नेटाइजेशन डेवलप होता है, मतलब थोड़ा सा मैग्नेटाइजेशन इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, फीबली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट, फीबली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट। देखो जी ये ही सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी इस चैप्टर का सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, डिस्टिंग्विश बिटवीन डाया पैरा एंड फेरो, क्योंकि बाकी तो सब कुछ सिलेबस ही डिलीट हो चुका है जी। एक्सियल लाइन का भी क्वालिटेटिव है, इक्वेटोरियल का भी क्वालिटेटिव पे टिके रहे तो मतलब उसका फार्मूला ही आना है बस। बाकी कोई थ्योरी का क्वेश्चन आया तो एक करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डायपोल, ठीक है जी, और दूसरा ये टॉपिक है बस। सर ओरिजिन का नहीं आएगा है इनके ओरिजिन का, ओरिजिन न्यूमेरिकल इन पे आ सकते हैं जी, ये जो अभी फार्मूले करें छोटे छोटे, पहले वाले में पोटेंशियल एनर्जी के न्यूमेरिकल हैं, और वो सारा कल मैं देखता हूँ अगर क्लास का हो पाया तो रात को ऑब्जेक्टिव सारा करा दूंगा इसका बुकलेट, 9 बजे कर दूंगा भाई थोड़ा सा जल्दी, ठीक है। कोशिश है, औखा ही है वैसे तो, हाँ मेरा भी औखा ही है। टेस्ट तो होगा सुबह सुबह, रेस्ट करो, पूरी रेस्ट करो ना सर। अब 11th का टेस्ट लेने आना है, साथ में तुम्हें भी बिठा दूंगा 1-3 इधर। नहीं नहीं सही है बिल्कुल, ठीक है चलो कल क्लास नहीं लेंगे, टेस्ट तो लिख लें सुबह। टेस्ट कैंसिल क्लास ले लूं, टेस्ट कैंसिल। दोनों कैंसिल है के लिए बोलूंगा। चलो कोई नहीं, मैं अपने आप मैसेज कर दूंगा जी जो सिचुएशन। हाँ जी डन है जी, आ जाओ। एग्जाम्पल है जी, फेरोमैग्नेटिक में स्ट्रॉन्ग आ जाएगा, फीबल की जगह क्या आ जाएगा, स्ट्रॉन्ग। देखो जी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट।
और आप क्या कह सकते हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस आर दोज विच डेवलप स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड. They are strongly attracted by the magnet. They are strongly attracted by the magnet and tends to move from weaker to stronger part of the magnetic field. Example iron, cobalt, nickel. ये सारे क्या है जी, alloys है. ये सारे क्या है जी, alloys. समझ आ गया जी. ओरिजिन रीड करना है जी सभी का. ठीक है जी. काम है जी, ये सिलेबस में है, ओरिजिन पढ़ लेना भाई. अब टेम्परेचर डिपेंडेंस भी आपके सिलेबस में है, तो इसलिए ये क्यूरीज लॉ हम देखेंगे जी. टेम्परेचर डिपेंडेंस पे ही है ये. पैरामैग्नेटिक में है क्यूरीज लॉ. देखो जी, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नेटाइजिंग फील्ड के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के. तो m इज प्रोपोर्शनल टू h बाई टी. तो m इज इक्वल टू सी एच बाई टी. तो m बाई एच क्या हो गया जी, c बाई टी. m बाई एच क्या है जी, जी एम. m बाई एच क्या है जी, जी एम. m बाई एच क्या है जी, जी एम. तो ससेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. ससेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. तो पैरामैग्नेटिक में तो डिपेंड नहीं करती, फिर भी एक विस्मित एग्जांपल है, मतलब जो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है जी. ठीक है जी. डायामैग्नेटिक में, डायामैग्नेटिक इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, याद रखना. पैरामैग्नेटिक में ससेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. तो ग्राफ कैसा बनेगा जी, टेम्परेचर के साथ ससेप्टिबिलिटी का हाइपरबोला. ठीक है जी. ग्राफ कैसा बन जाएगा जी, हाइपरबोलिक. नेक्स्ट आ जाओ जी, फेरोमैग्नेटिक में. बस जी ये चैप्टर खत्म है जी, 10-15-20 मिनट में पूरा. हाँ जी, क्यूरीज टेम्परेचर, द टेम्परेचर एट विच, ये याद रखना जी, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं जी, क्यूरीज टेम्परेचर या क्यूरी पॉइंट. द टेम्परेचर एट विच फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बिकम्स पैरामैग्नेटिक इज कॉल्ड क्यूरी टेम्परेचर और क्यूरी पॉइंट. ठीक है जी. डन है. हाँ वो पढ़ना तो पड़ेगा जी सारा. इसमें नया फार्मूला आता है जी, जी एम इज इक्वल टू, मतलब ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू सी डैश बाय टी माइनस टी सी. सी डैश हमारा एक कांस्टेंट है, मॉडिफाइड लॉ, मॉडिफाइड क्यूरीज लॉ है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए. अबव क्यूरी टेम्परेचर, क्यूरी टेम्परेचर मतलब आप समझे होंगे जिस टेम्परेचर पे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस किस में कन्वर्ट हो जाता है जी, पैरामैग्नेटिक. ठीक है जी. डन है. आओ जी, डिफरेंस बिटवीन डाया, पैरा एंड फेरो, यही मेन टॉपिक है जी. डायामैग्नेटिक, पहला तो डेफिनेशन लिखी हुई है, प्रॉपर्टीज सारी समझनी है जी. प्रॉपर्टी वाला निकाल लो. हाँ इससे पहले पेज नंबर क्या है जी ये, हाँ ये वाला, वहां से स्टार्ट हो रही है प्रॉपर्टी. 5.32 पे है, वहां से इधर से स्टार्ट है. हाँ ये पहली डेफिनेशन है जी पैरामैग्नेटिक में, डायामैग्नेटिक में प्रॉपर्टी में, कि दे आर फीबली रिपेल्ड बाय द मैग्नेट. ठीक है जी. फिर दूसरा क्या है जी, अगर आप, जैसे ये मैंने डायामैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, क्या रख दिया जी, डायामैग्नेटिक मटेरियल को कहां रख दिया जी, मैग्नेटिक फील्ड में. तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर से ज्यादा प्रेफर करती हैं जाना, वो मटेरियल के अंदर से नहीं जाएंगी. वो कहां से प्रेफर करेंगी ज्यादा, बाहर से जाना प्रेफर करेंगी. दूसरा डायग्राम जो बना हुआ है,
सपोज मैग्नेट पास पास ही है नॉर्थ और साउथ पोल, और एक ये बाउल है, इसमें आपका डायमैग्नेटिक मटेरियल है, तो यहाँ फील्ड स्ट्रांग है, यहाँ फील्ड क्या है, स्ट्रांग, तो वो वीक की तरफ ज्यादा होगा, स्ट्रांग की तरफ कम रहेगा। ठीक है जी, ये स्ट्रांग है, ये वीक पार्ट है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ कमजोर है। तो कहां से कहां जाता है डायमैग्नेटिक मटेरियल, कहां से कहां जाता है, स्ट्रांग टू वीक। डायमैग्नेटिक मटेरियल कहां से कहां जाता है जी, स्ट्रांग टू वीक। पहला समझ आ गया जी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर से जाना प्रेफर करेंगे। अगर आपको डाया का समझ आ गया ना जी, पैरा और फेरो सिर्फ उल्टे हैं बस, कुछ भी नहीं है बस। उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर से जाना प्रेफर करेंगी, फेरो में ज्यादा, बहुत ज्यादा, क्योंकि वो सबसे ज्यादा मैग्नेटाइजिंग मटेरियल है। फेरोमैग्नेटिक ही एक्चुअल में वो मटेरियल है जो हमारे सॉफ्ट आयरन हो गए, स्टील हो गया, जो बेसिकली मैग्नेट की तरह एक्ट करते हैं बाद में, वो मैग्नेटिज्म ज्यादा शो करते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट देखो जी, अगला थर्ड पॉइंट। अब ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है। अगर डायमैग्नेटिक मटेरियल को एक थ्रेड से लटकाया जाए तो लॉन्गर पार्ट ऑफ द डायमैग्नेटिक मटेरियल कहां हो जाता है जी, लॉन्गर पार्ट किधर को चला जाता है जी, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। लॉन्गर पार्ट किधर को चला जाता है जी, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। समझ आई बात जी की नहीं, लॉन्गर पार्ट ऑफ द डायमैग्नेटिक मटेरियल, अगर एक रेक्टेंगुलर शेप में है डायमैग्नेटिक मटेरियल, तो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर आ जाता है, लॉन्गर एक्सिस कह लो। ये शॉर्ट है जी, ठीक है जी। इसके बाद है जी नेक्स्ट, इसने अलग लिखा हुआ है पर हमारा अलग होता है, बी नॉट इज ग्रेटर देन बी। हमने बताया जी बाहर से ज्यादा प्रेफर करता है जी, मैग्नेटिक फील्ड बाहर से जाना प्रेफर करती है। तो बाहर कौन सी है, वैक्यूम वाली, तो बी नॉट इज ग्रेटर देन बी, मीडियम के अंदर कम है। ठीक है जी, म्यू का फार्मूला, आज असाइनमेंट भी करानी थी, छुट्टी तो नहीं है भाई, अपना ये खोल लो, ये तो चैप्टर करके जाओ। ना ना ना, एक एक फोन खोल लो भाई अपने अपने बेंच पे, जल्दी करो जल्दी करो, जल्दी, टाइम ना वेस्ट करो मेरा। जी किसने, आप तो शो ही नहीं हो रहे हैं। अमित शर्मा जी पे कर रहे हो। हाँ जी देखो जी फटाफट, बी नॉट ग्रेटर देन बी है, म्यू आर इज इक्वल टू म्यू बाय म्यू नॉट, बी बाय बी नॉट। तो म्यू आर क्या हो जाएगा, देखो बी नॉट बड़ा है तो बी बाय बी नॉट इज लेस देन 1, तो म्यू आर भी लेस देन 1। टी एम भी क्या हो जाएगा, म्यू आर माइनस 1, टी एम क्या हो जाएगा जी, नेगेटिव। टी एम क्या हो जाएगा जी, नेगेटिव। नेक्स्ट आ जाओ जी, पैरा मैग्नेटिक हुआ जी, लिंक भेजू। ना लाइट तो आ जाएगी, लाइट नहीं आएगी उनका। तुम्हारे पढ़ने का मूड ही नहीं है आज, पता नहीं क्या चक्कर तुम्हारा। सुबह 10 बजे से बैठे पैरामैग्नेटिक में क्या होता है जी, मैग्नेटिक फाइल, आज पीछे वालों को तो अच्छा सिस्टम सेट करके भेजूंगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर से प्रेफर करती हैं जाना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां से प्रेफर करती हैं जी, अंदर से। ठीक है जी, पैरामैग्नेटिक में
तुमने इसका अपने आप कनेक्ट हुआ, मैंने कुछ नहीं किया। माइक पे क्रॉस हाँ बढ़ा रही हूँ। सर जल्दी करो। हाँ जी, मैग्नेटिक फील्ड मतलब जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल है वो कहाँ से कहाँ जाता है जी? वीक टू स्ट्रॉन्ग, मतलब स्ट्रॉन्गर पार्ट में ज्यादा रहेगा, वीक पार्ट में कम रहेगा। ठीक है जी। तो यहां पर अगर हम डायग्राम बनाएं तो स्ट्रॉन्गर पार्ट में ज्यादा रहेगा जी, वीक पार्ट में कम रहेगा। अगर यहाँ फील्ड बड़ी है, स्ट्रॉन्ग है, तो इधर पे डायमैग्नेटिक मटेरियल ज्यादा होगा एज कंपेयर टू साइड्स। ठीक है जी। लॉन्गर एक्सिस क्या कर लेगा जी? पैरेलल। लॉन्गर एक्सिस क्या कर लेगा जी? पैरेलल। जैसे ये लॉन्गर एक्सिस परपेंडिकुलर कर ली थी इसने, यहां पर क्या हो जाएगी? लॉन्गर एक्सिस क्या हो जाएगी जी? पैरेलल। ठीक है जी। लॉन्गर एक्सिस क्या हो जाएंगी जी? पैरेलल। मैग्नेटिक फील्ड कहां से प्रेफर करेगी जाना? इनसाइड। तो बी इज ग्रेटर देन बी नॉट, म्यू आर इज इक्वल टू म्यू बाय म्यू नॉट, और बी बाय बी नॉट, बी इज ग्रेटर देन बी नॉट, तो म्यू आर इज ग्रेटर देन 1, म्यू आर इज ग्रेटर देन 1। तो म्यू आर का फार्मूला 1 प्लस टी एम, तो टी एम क्या हो गया? ससेप्टिबिलिटी म्यू आर माइनस 1। तो ससेप्टिबिलिटी क्या हो जाएगी जी? पॉजिटिव। ससेप्टिबिलिटी क्या हो जाएगी जी? पॉजिटिव बट स्मॉल वैल्यू, पॉजिटिव बट स्मॉल वैल्यू। ठीक है जी। टेम्परेचर पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वो पहले ही पढ़ा दिया था, टीएम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। डन है। नेक्स्ट है फेरोमैग्नेटिक में सब कुछ स्ट्रांग हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा से ज्यादा कहां से प्रेफर करेगी? अंदर से ही। वही स्ट्रॉन्गर पार्ट की तरफ जाता है मटेरियल, वही लॉन्गर एक्सिस पैरेलल रहेगी। B इज ग्रेटर देन बी नॉट। फेरोमैग्नेटिक में B इज ग्रेटर देन बी नॉट। म्यू आर इज ग्रेटर देन 1, मतलब थाउजेंड्स में होता है जी म्यू आर। म्यू आर किस में होता है जी? थाउजेंड में। ठीक है जी। म्यू आर किस में है जी? 1000 में। और म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस टी एम। ठीक है जी। तो टी एम इज इक्वल टू म्यू आर माइनस 1, और यहां पर टी एम की वैल्यूज भी थाउजेंड्स में आएगी। ठीक है जी। समझ आया जी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में। नेक्स्ट आ जाओ जी, हिस्टेरिसिस क्या होता है? नेक्स्ट है जी हिस्टेरिसिस। देखो जी ध्यान से समझना, डायग्राम देख लो, बुक में दिया हुआ है। जैसे जैसे आप बी बढ़ाते हो, बी वर्सेस एच का ग्राफ है, जैसे जैसे आप बी बढ़ा रहे हो वैसे वैसे एच की वैल्यू बढ़ती जाती है, पर एक स्टेज आती है कि बी कांस्टेंट हो जाता है। उल्टा बोल गया जी, जैसे जैसे आप एच इंक्रीज करते हो बी इंक्रीज होता है जी। ठीक है जी। एच बढ़ाने से बी इंक्रीज होता है, पर एक स्टेज आती है कि बी कांस्टेंट हो जाता है। बी क्या हो जाता है जी? कांस्टेंट। उसको बोलते हैं सैचुरेशन स्टेट आ गई। उसको क्या बोलते हैं जी? सैचुरेशन स्टेट आ गई। फिर क्या करा जी? एच को जीरो कर दिया। एच को क्या कर दिया भाई? जीरो। पर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में एच जीरो करने के बाद मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं होती। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल एक मैग्नेट की तरह एक्ट करने लग जाते हैं। ये हिस्टेरिसिस ग्राफ किसका है जी? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का। एच जीरो करने पर बी जीरो नहीं हुआ, ये जो बी बच गया उसको क्या बोलते हैं? रिटेंटिविटी, रेमनेंस या रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। उसको क्या बोलते हैं? रिटेंटिविटी, रेमनेंस और रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। और उसको जीरो करने के लिए जो नेगेटिव में मैंने एच को अप्लाई करा, उसको जीरो करने के लिए जो नेगेटिव में हमने एच को अप्लाई करा उसको क्या बोलते हैं? क्रियोसिसिविटी। उसको क्या बोलते हैं जी? क्रियोसिसिविटी। The value of reverse magnetizing field intensity required for the residual magnetism of sample to become zero is called cryosissivity. Assignment भी करानी थी मैंने तो आज तो नहीं अभी नहीं हुआ, अभी दो टॉपिक लगे छोटे छोटे। हाँ जी, क्लोज्ड कर्व।
जो ABCDEFA है उसको क्या बोलते हैं जी? साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ फेरोमैग्नेटिक सैंपल और हिस्टेरिसिस लूप। और ये जो फिनोमिना है, लैग कर रहा है मैग्नेटिक इंडक्शन, मतलब लैगिंग ऑफ बी का लैग करना बिहाइंड एच, उसको क्या बोलते हैं जी? हिस्टेरिसिस। याद रखना जी। अब दो टाइप के फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, सॉफ्ट आयरन, सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स जो इजीली मैग्नेटिज्म लूज कर देते हैं, मतलब आ तो गया मैग्नेटिज्म पर बहुत जल्दी ही जरा सा नेगेटिव में डाला एच को तो उनमें मैग्नेटिज्म क्या हो जाता है जी? जीरो। These are the ferromagnetic material in which magnetism disappear on removal of external magnetizing field। ठीक है जी। और सॉफ्ट आयरन, Mu मेटल, स्टोलॉयज एटसेट्रा। हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं? These are the ferromagnetic material which retain magnetism even after the removal of external magnetizing field। मतलब एक्सटर्नल फील्ड हटाने के बाद भी जिनमें मैग्नेटाइजिंग फील्ड रह जाती है, मैग्नेटिक इंडक्शन रह जाता है, उसको क्या बोलते हैं? हार्ड फेरोमैग्नेटिक। स्टील, एल्निको, लॉडी स्टोन, ये सारे हमारे एग्जांपल हैं। ये वाली एक्सरसाइज मैंने आपको पहले ही बताया मेन है। लास्ट टॉपिक जी आपका, चैप्टर खत्म है सब्जेक्टिव में। लास्ट टॉपिक बस थोड़ा सा रह गया। हाँ जी, परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। चलो थोड़ा धीरे करते हैं, क्या पता लाइट आ जाए। थोड़ा टाइम भी निकालते हैं। नहीं सर, टाइम बहुत कीमती है सर। अच्छा, बहुत जल्दी। हाँ जी, प्रॉपर्टीज जो मटेरियल की है वो परमेबिलिटी, ससेप्टेबिलिटी और रिटेंटिविटी, क्रियोसिसिविटी, हिस्टेरिसिस लॉस। हिस्टेरिसिस लॉस क्या है जी? जिसका ये एरिया ज्यादा उसका हिस्टेरिसिस लॉस ज्यादा, जिसका ये एरिया कम उसका हिस्टेरिसिस लॉस कम। ठीक है जी। तो बेसिकली जो हमारे दो मटेरियल जो हम कंपेयर कर रहे हैं, सॉफ्ट आयरन और स्टील। सॉफ्ट आयरन में क्या क्या प्रॉपर्टी ज्यादा है? परमेबिलिटी ज्यादा है, ससेप्टेबिलिटी ज्यादा है, रिटेंटिविटी ज्यादा है। और स्टील में क्रियोसिसिविटी और हिस्टेरिसिस लॉस ज्यादा है। परमानेंट मैग्नेट बनाने में सबसे मेन प्रॉपर्टी है हाई क्रियोसिसिविटी होनी चाहिए, जो कि स्टील में है। तो स्टील इज प्रेफर टू मेक परमानेंट मैग्नेट। शॉर्ट में करा दिए जी, तीन प्रॉपर्टी चाहिए वैसे तो, हाई रिटेंटिविटी, हाई क्रियोसिसिविटी, हाई परमेबिलिटी। बाकी आ जाओ जी, एक छोटा सा रह गया। इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए सॉफ्ट आयरन यूज होता है, हाई इनिशियल परमेबिलिटी है, लो रिटेंटिविटी है, बेसिकली लो क्रियोसिसिविटी आनी चाहिए। इसमें पॉइंट तो मेन आना चाहिए, लो लिख लो जी यहाँ पर बुक में, लो क्रियोसिसिविटी। पेज नंबर भाई कितना है? 5.41। लो क्रियोसिसिविटी सॉफ्ट आयरन की है, तो इसलिए यहाँ पर सॉफ्ट आयरन यूज होता है। ट्रांसफार्मर कोर्स में भी क्या यूज होता है जी? सॉफ्ट आयरन। इसमें मेन प्रॉपर्टी क्या है? इसका लो हिस्टेरिसिस लॉस है और हाई इनिशियल परमेबिलिटी है। इसलिए सॉफ्ट आयरन इज प्रेफर टू मेक ट्रांसफार्मर कोर और टेलीफोन डायफ्रेगमा। टेलीफोन में जो पुराने होते थे डायफ्रेगमा, इसमें भी होगा, मोबाइल में भी, जो यहाँ पर मैग्नेट लगा होता है जिससे स्पीकर बनता है, उसको टेलीफोन डायफ्रेगमा बोलते हैं। ठीक है जी। चलो जी, छुट्टी है जी, हो गया जी। 5th चैप्टर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट हो चुका है जी। इलेक्ट्रिसिटी चली गई जी आज यहाँ, इसलिए